नमस्कार। आज हम उस ताकत को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बिना हमारी आज की दुनिया चल ही नहीं सकती। बिजली। ये हमारे चारों तरफ है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करती है? चलिए आज इसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। एक बात सोचे, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब फौरन जल जाता है। एक सेकंड की भी देरी नहीं होती। ये तो किसी जादू की तरह लगता है ना? पर ये जादू नहीं, इसके पीछे छिपा है पूरा का पूरा विज्ञान। और आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, हम 4 स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये किस रास्ते पर चलती है, जिसे हम परिपथ या सर्किट कहते हैं। इसके बाद ये समझेंगे कि इसे चलने के लिए धक्का कहाँ से मिलता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। और आखिर में ये भी सीखेंगे कि इन सब चीजों को कागज पर कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से। ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक तार के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज के कण हैं। जब ये सारे कण एक लाइन में एक ही दिशा में बहने लगते हैं, बस इसी बहाव को, इसी फ्लो को हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा, तो इस बहाव को नापते कैसे हैं? इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, I = Q/T। इसका मतलब ये है कि करंट I ये बताता है कि किसी एक पॉइंट से एक तय समय T में कितना चार्ज Q गुजरा। बस इतना ही। और इस करंट को नापने की जो यूनिट होती है उसे कहते हैं एम्पियर। तो जब कोई कहता है कि 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, उसका सीधा सा मतलब है कि तार के उस हिस्से से हर सेकंड 1 कूलम चार्ज गुजर रहा है। अब यहाँ एक मजेदार बात है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। देखिए, असलियत में तार के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जो नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की तरफ जाते हैं। लेकिन बहुत साल पहले जब बिजली की खोज हुई थी, तब वैज्ञानिकों को ये पता नहीं था। उन्होंने मान लिया था कि पॉजिटिव चार्ज बहता है, और तब से आज तक हम किताबों में और डायग्राम में करंट की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही दिखाते हैं। ये बस एक परंपरा है जिसे हम फॉलो करते हैं। तो अगर हमें ये करंट नापना हो तो उसके लिए एक डिवाइस आता है जिसका नाम है एमीटर। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे हमेशा सर्किट के रास्ते के बीच में लगाया जाता है, जिसे हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। ऐसा इसलिए ताकि सारा का सारा करंट इसके अंदर से होकर जाए और हमें एकदम सही रीडिंग मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करंट क्या है ये तो समझ लिया, पर यह करंट बहता कहाँ है? जाहिर है उसे बहने के लिए एक रास्ता चाहिए। इसी रास्ते को हम कहते हैं विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ 2 शब्द सबसे ज्यादा जरूरी हैं, सतत और बंद, मतलब कंटिन्यूअस और क्लोज्ड। इसका मतलब है कि रास्ता कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर रास्ता कहीं से भी टूट गया तो करंट का बहना रुक जाएगा। हमारे घरों में जो स्विच होता है ना, वो यही काम करता है। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो वो असल में उस रास्ते को बीच से तोड़ देता है। सर्किट ओपन हो जाता है, और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, वो उस टूटे हुए रास्ते को वापस जोड़ देता है। सर्किट क्लोज हो जाता है और करंट बहने लगता है। ठीक है, तो अब हमारे पास करंट है और उसे बहने के लिए एक रास्ता भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है। ये चार्ज अपने आप बहना शुरू क्यों करते हैं? इन्हें धक्का कौन देता है? ये सवाल हमें इस पूरे टॉपिक के दिल तक ले जाता है। आखिर क्या वजह है कि ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? इससे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी का एग्जाम्पल। हम सब जानते हैं कि पानी हमेशा ज्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ बहता है ना? बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक तरह के इलेक्ट्रिकल प्रेशर के अंतर की वजह से बहते हैं। जैसे पानी के लिए पंप प्रेशर बनाता है, ठीक वैसे ही सर्किट में बैटरी या सेल ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर बनाते हैं। इसी इलेक्ट्रिकल प्रेशर को हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। सीधे सीधे कहें तो ये वो धक्का या वो ऊर्जा है जो चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाती है। इसे ही हम आम भाषा में वोल्टेज भी कहते हैं। और इस धक्के को भी हम नाप सकते हैं। ये फॉर्मूला V = W/Q बस हमें ये बताता है कि एक यूनिट चार्ज Q को सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम W या कितनी एनर्जी लगी। तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट।
1 वोल्ट का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जब 1 कूलॉम चार्ज को धकेलने में 1 जूल एनर्जी खर्च होती है तो हम कहते हैं कि उन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। और वोल्टेज को नापने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे कहते हैं वोल्टमीटर। अब याद करिए, एमीटर को हम रास्ते के बीच में लगाते थे, लेकिन वोल्टमीटर को हमेशा उन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस यानी पैरेलल में लगाया जाता है जिनके बीच का हमें प्रेशर डिफरेंस नापना होता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं। हमने करंट, सर्किट और वोल्टेज सबको समझ लिया। अब देखते हैं कि इन सबको एक आसान भाषा में ड्रॉ कैसे करते हैं। हम सर्किट डायग्राम क्यों यूज करते हैं? ताकि कितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को आसानी से कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स की मदद से कागज पर बनाया जा सके। ये एक तरह से बिजली की अपनी ड्राइंग लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में एक जैसी है। यहाँ कुछ बहुत कॉमन सिंबल्स हैं। देखिए, ये एक सेल का सिंबल है और जब कई सेल एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। ये एक ओपन स्विच है और ये एक क्लोज्ड स्विच। इसके अलावा ये हैं रेजिस्टर, एमीटर और वोल्टमीटर के सिंबल। इन सिंबल से हम कोई भी सर्किट बना सकते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जो घर में टोस्टर होता है उसका वो अंदर वाला एलिमेंट तो एकदम लाल बिल्कुल गर्म हो जाता है ना, पर जिस कॉर्ड से वो प्लग में लगा है वो एकदम ठंडा रहता है। ऐसा क्यों? सवाल बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही मजेदार है और यही जवाब हमें बिजली के काम करने का सबसे बड़ा राज बताने वाला है। तो आइए इस रोजमर्रा की पहेली के पीछे जो राज छिपा है उससे पर्दा उठाते हैं और इसका जवाब हमें मिलेगा 19वीं सदी में। जी हाँ, एक ऐसी सदी में जहां एक बहुत ही सीधी सादी सी खोज ने हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। बात है साल 1827 की। एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक ऐसी खोज की जो आज हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसकी बुनियाद बन गई। उन्होंने वोल्टेज, करंट और जिसे हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं, इन तीनों के बीच एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरा कनेक्शन ढूंढ निकाला था। तो आखिर ये ओम का नियम है क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक पानी के पाइप का उदाहरण लेना। मान लीजिए वोल्टेज है पानी का प्रेशर यानी दबाव और करंट है पानी का फ्लो यानी बहाव। ओम का नियम बस इतना सा कहता है कि भाई जितना ज्यादा प्रेशर होगा पानी का बहाव भी उतना ही तेज होगा। बस एक शर्त है कि तापमान में कोई बदलाव ना हो। और ये पूरा का पूरा नियम जानते हैं इस एक छोटे से फॉर्मूले में फिट हो जाता है, V = I × R। इसे ऐसे समझिए कि ये 3 किरदारों की कहानी है। V यानी वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है, I यानी करंट जो उन इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है, और तीसरा R यानी रेजिस्टेंस, ये है वो रुकावट जो इस बहाव को कंट्रोल करती है, उसे धीमा करती है। और इन तीनों में जो सबसे दिलचस्प किरदार है वो है रेजिस्टेंस का। जब किसी तार का रेजिस्टेंस मतलब रुकावट कम होती है तो करंट एकदम मजे से आजादी से बहता है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो वो बिल्कुल एक स्पीड ब्रेकर जैसा काम करता है। करंट के बहाव को या तो रोक देगा या फिर बहुत धीमा कर देगा। तो फिर चलिए कहानी के इसी सबसे मजेदार हिस्से को यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को और करीब से समझते हैं, क्योंकि याद है ना वो टोस्टर वाला सवाल, उसका जवाब बस यहीं छिपा हुआ है। आखिर ये रेजिस्टेंस है क्या भला? अच्छा, एक तंग गली के बारे में सोचिए, उसमें से निकलने में मुश्किल होती है ना? बस रेजिस्टेंस भी वही है। ये करंट के बहाव के रास्ते में एक तंग गली जैसी रुकावट पैदा करता है, और किसी भी चीज की ये रुकावट डालने की जो ताकत है उसे हम एक यूनिट में नापते हैं, जिसे कहते हैं ओहम। अब सवाल ये है कि किसी तार में रुकावट कम होगी या ज्यादा, ये कैसे तय होता है? ये मेनली 4 बातों पर डिपेंड करता है। पहली, तार कितना लंबा है। दूसरी, वो कितना मोटा है। तीसरी, वो किस मटेरियल से बना है। और चौथी बात, उसका टेम्परेचर यानी वो कितना गर्म या ठंडा है। लेकिन इन चारों वजहों में से शायद सबसे जरूरी फैक्टर है मटेरियल, मतलब कंडक्टर किस चीज का बना है। सीधी सी बात है, हर चीज बिजली के रास्ते में एक जैसी रुकावट तो पैदा नहीं करती। और यहीं पर एक नया टर्म सामने आता है, रेजिस्टिविटी। इसको किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रिकल डीएनए कह सकते हैं। ये उस मटेरियल की अपने अंदर की प्रॉपर्टी है जो ये तय करती है कि वो करंट को कितना रोकेगा। इसे फर्क नहीं पड़ता कि तार कितना लंबा है या मोटा, ये उसकी फितरत है। अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है।
देखिए, तांबा या कॉपर जैसी जो धातुएं हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब रुकावट बहुत कम, इसीलिए तो वो बिजली के तार बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एलॉयज यानी मिश्र धातुएं होती हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और इसी वजह से वो टोस्टर जैसे हीटिंग डिवाइसेस के लिए बेस्ट हैं। और फिर आते हैं रबर जैसे इंसुलेटर्स, जिनकी रेजिस्टिविटी तो इतनी ज्यादा होती है कि वो हमें शॉक लगने से बचाते हैं। तो लो जी, मिल गया हमारे उस टोस्टर वाली पहेली का जवाब। उसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो एक हाई रेजिस्टिविटी वाले एलॉय से बना है जो बिजली की रुकावट से गर्मी पैदा करता है, और उसका जो तार है वो कम रेजिस्टिविटी वाले तांबे से बना है जो बिना खुद गर्म हुए बिजली को आराम से एलिमेंट तक पहुंचा देता है। सिंपल। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस का फंडा तो समझ आ गया। अब जरा ये देखते हैं कि जब हम कई डिवाइसेस को एक साथ जोड़ते हैं तब क्या होता है। पहला तरीका है सीरीज कनेक्शन, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमाने में दिवाली की झालरें होती थीं। सीरीज सर्किट में पता है क्या होता है? करंट के बहने के लिए बस एक सिंगल रास्ता होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया तो समझो पूरी की पूरी लड़ी ही बंद पड़ गई। क्यों? क्योंकि सर्किट ही टूट गया। और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो भाई, इस एक रास्ते वाली मुसीबत का हल क्या है? इसका जवाब है एक दूसरे तरह के कनेक्शन में, जिसे हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल सर्किट में हर डिवाइस को बिजली के लिए अपना अपना अलग रास्ता मिलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। अगर एक लाइट खराब भी हो जाए तो बाकी सब अपना काम करती रहेंगी, जलती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बस यही वो वजह है कि हमारे घरों की सारी वायरिंग, हर एक स्विच, हर एक सॉकेट पैरेलल सर्किट पर होता है ना? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त डिजाइन जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर दे रहा है। एक सवाल से शुरू करते हैं। आपने टोस्टर के अंदर तार को गुस्से से लाल होते देखा है? या इलेक्ट्रिक हीटर को जो हमें ठंड में गर्माहट देता है? ये तार बिजली ले जाने के लिए ही तो बने हैं, फिर ये इतने गर्म क्यों हो जाते हैं, वो भी जानबूझकर? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से, जिसे कहते हैं जूल इफेक्ट या जूल हीटिंग। असल में यही वो आइडिया है जो बताता है कि जब भी किसी तार से करंट गुजरता है तो गर्मी क्यों पैदा होती है। तो अगर इसे थोड़ा किताबी भाषा में कहें तो जूल का तापन नियम हमें समझाता है कि बिजली गर्मी में कैसे बदलती है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो फिजिक्स का एक पक्का नियम है। और मजे की बात यह है कि ये नियम हमें ये भी बताता है कि कितनी गर्मी पैदा हुई, हम उसे नाप भी सकते हैं। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को देखकर डरना नहीं है। इसे एक इक्वेशन की तरह मत देखिए। सोचिए, ये गर्मी बनाने की एक रेसिपी है जहां H हमारी डिश है यानी हीट, और इसे बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए: करंट, रेजिस्टेंस और टाइम। चलिए एक एक करके इन इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं। हमारी पहली और सबसे जरूरी सामग्री है I यानी करंट। और यहां ध्यान देने वाली बात है, ये सिर्फ I नहीं, I² है। इसका मतलब है कि गर्मी पैदा करने में करंट का असर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप करंट को दुगना करेंगे ना तो गर्मी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात है, इस रेसिपी में करंट ही किंग। हमारी दूसरी सामग्री है R यानी रेजिस्टेंस। इसे आप बिजली के रास्ते का स्पीड ब्रेकर या घर्षण समझ सकते हैं। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने में उतनी ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, और इस मशक्कत में उतनी ही ज्यादा गर्मी पैदा होगी। इसीलिए तो हीटर के तार खास मटेरियल के बनते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। और हमारी आखिरी सामग्री है T मतलब टाइम। ये तो बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। जितनी ज्यादा देर तक तार में करंट बहेगा उतनी ही ज्यादा गर्मी बनती जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक आयरन को ज्यादा देर ऑन रखो तो वो और ज्यादा गर्म हो जाता है। तो चलो, थ्योरी तो हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में हमारे आसपास कहाँ काम आ रहा है। हमारे घरों में ही न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो गर्मी पैदा करने के लिए जानबूझकर जूल के नियम का इस्तेमाल करती हैं। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, वो पुराने जमाने वाले पीले बल्ब जिनमें टंगस्टन का फिलामेंट होता था, ये सब इसी सिद्धांत पर चलते हैं। ये सब बिजली को गर्मी और रोशनी में बदलने के लिए ही बने हैं। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम थोड़ा हटके है, फ्यूज। फ्यूज एक कमाल की चीज है। इसे काम करने के लिए नहीं बल्कि सही वक्त पर फेल होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक छोटा सा हीरो है जो हमारे कीमती सामान को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है।
ये काम कैसे करता है? जैसे ही सर्किट में जरूरत से ज्यादा करंट आता है, मतलब कोई खतरा होता है, तो फ्यूज का पतला सा तार जूल हीटिंग की वजह से तेजी से गर्म होता है और पिघल जाता है। तार के पिघलते ही सर्किट टूट जाता है, बिजली का बहना बंद हो जाता है और हमारा टीवी, फ्रिज सब कुछ बच जाता है ना शानदार? चलिए, अब हीटिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बड़े कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। हम ये कैसे नापते हैं कि कोई डिवाइस कितनी तेजी से बिजली इस्तेमाल कर रहा है? यहीं पर एंट्री होती है इलेक्ट्रिक पावर की। सिंपल भाषा में कहें तो इलेक्ट्रिक पावर ये बताती है कि कोई चीज कितनी तेजी से एनर्जी खा रही है। ये स्पीड की बात है, टोटल कितनी एनर्जी खाई उसकी नहीं। जिस डिवाइस की पावर ज्यादा, वो उतनी ही तेजी से एनर्जी की खपत करेगा। अब पावर निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं, इनको देखकर घबराना नहीं है। ये सब एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बताते हैं। हमारे पास जो जानकारी होती है, वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस, हम उसके हिसाब से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और पावर को हम नापते हैं वॉट में, जिसे W से दिखाते हैं। ये नाम तो आपने बल्ब और दूसरे अप्लायंसेस पर जरूर देखा होगा। एक 100 वॉट का बल्ब 40 वॉट के बल्ब से ज्यादा तेजी से एनर्जी इस्तेमाल करता है और इसीलिए ज्यादा रोशनी भी देता है। लेकिन जब महीने के आखिर में बिजली का बिल आता है, तो हम वॉट के पैसे नहीं देते, हम उस टोटल एनर्जी के पैसे देते हैं जो हमने पूरे महीने इस्तेमाल की है। और उसके लिए एक अलग यूनिट होती है। बिजली कंपनियां हमसे जिस चीज का पैसा लेते हैं वो है किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट आवर। इसी को हम आम भाषा में यूनिट भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 1000 वॉट की कोई चीज अगर 1 घंटे तक चले तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। तो 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट घंटे में कितनी एनर्जी होती है? ये होती है 36 लाख जूल्स। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। इतनी ज्यादा एनर्जी हमारे घरों में हर पल बह रही होती है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। जब हम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स को खत्म नहीं कर देते। इलेक्ट्रॉन्स तो बस तारों में घूमते रहते हैं। हम असल में उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं जो वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर आते हैं, और हम पैसे भी उसी एनर्जी के देते हैं। तो फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स का बहाव, ओम का नियम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिश्ता बताता है। हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल फ्यूज जैसी चीजों में होता है। पावर यानी वॉट ये बताता है कि एनर्जी कितनी तेजी से यूज हो रही है, और हम बिल भरते हैं टोटल यूज्ड की हुई एनर्जी का, जिसे किलोवाट घंटे में नापते हैं। और इस चैप्टर को खत्म करने से पहले जो ओरिजिनल सोर्स मटेरियल के क्रिएटर हैं, उनका आप सबके लिए एक खास मैसेज है। उनका संदेश है, अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये जानकारी सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना चाहते हैं। और आखिर में एक बहुत गहरी बात, आपकी एक शेयर किसी और स्टूडेंट की पढ़ाई को आसान बना सकती है। याद रखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।